गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब में मैं सूर्यांशी आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का फाइबर टू फैब्रिक। हमने क्लास 6 में भी फाइबर टू फैब्रिक के बारे में रीड आउट किया था, राइट? कि हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। पहले हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, यार्न के बाद की जो प्रोसेसिंग होती है उससे फैब्रिक बनता है, ठीक है। सो देखिए, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे अबाउट द वूल और सिल्क के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, okay, processing in fibers into wool, and हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, कैसे इसके स्टेप्स होते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ, लाइफ स्टोरी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिल्क मॉथ की। एंड सिल्क के बारे में भी हम लोग रीड आउट करेंगे। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, हाउ ऑब्टेनिंग एंड डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सो लेट्स बिगिन प्रोसेसिंग सिल्क, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रीलिंग द सिल्क, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट। रेडी ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बताती हूँ एक चीज़ के बारे में कि सिल्क जो होता है वो कैसे बनता है। जो सिल्क बनता है ना, वो 6600 सिल्क वॉर्म्स को जिंदा जलाकर 1 किलो सिल्क बनाया जाता है। सोचो उसको कितना हर्ट होता होगा, किसी को मार के फिर हम उस चीज़ को यूज में ले रहे हैं। ओके, सो start now chapter. You also learn that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or yak. So silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep body yields fiber? कौन से पार्ट का, कौन सी शिप की कौन सी बॉडी पार्ट का हम लोग यूज में लेते हैं यील्ड फाइबर्स? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? स्वेटर्स जिस वूल से बनते हैं हम वो सब भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तो वूल बनती है और उस वूल से हम कैसे स्वेटर्स वगैरह नीट करते हैं। ऑलराइट, do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? So in this chapter we shall try to find answers these questions. Okay, so let me start. देखिए, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर्स, वूल और सिल्क जो मिलता है एनिमल के फाइबर्स से मिलता है। वूल हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है? हमें गोट से मिलता है, शिप से मिलता है, याक से मिलता है और सम अदर एनिमल्स। तो दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इनके हेयर की जो बॉडी होती है, जो फर्स्ट परत होती है, जो स्किन के एकदम टच होती है, उसको निकाला जाता है। तो डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? Hair trap a lot of hair. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. Chapter 4 में हम उसको read out करते हैं. So hair keeps these animals warm. तो wool is deprived from these hairy fibers. देखिए हमारे ये जो इस टाइप की जो ये वाली जो hairy fibers है, इससे wool बनती है। Okay, alright. एक्टिविटी पे चलते हैं। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? देखिए, इट सीम्स टू बी यहाँ पे बाल बहुत ज्यादा है, बॉडी में बाल बहुत कम होते हैं, हेड में तो बाल होते ही नहीं है। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? हमारे हेयर के जो बाल होते हैं वो तो फिर भी सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे हैंड्स के या फिर चेस्ट वगैरह में जिसके होते हैं, जिस ह्यूमन बीइंग के होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। So this, like as the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece.
तो द कोर्स ब्रेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ओके, एक 2 टाइप्स होते हैं, देखिए इसके 2 टाइप्स बताए गए हैं हमारे को। देखिए there are 2 types of fibers, first is the coarse beard hair and the fine, मतलब वो तो जो ऊपर की बाल होते हैं वो तो beard hair होते हैं, क्योंकि वो ढीठ से डर्ट से बहुत डर्टी भी रहते हैं और वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड भी होते हैं। लेकिन जो स्किन के एकदम टच में होते हैं ना, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग wool. Some breeds of sheep possesses only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया selective breeding बोला गया। Okay, alright. Next. Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. True, देखिए only source of wool नहीं है, sheep is not only the source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. Wool is common in Tibet and Ladakh. Wool basically Tibet और लद्दाख में बहुत ज़्यादा होता है। मोहिर is obtained from Angora goats and found in hilly regions, okay, such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. सबसे ज्यादा जो फर होता है सॉफ्ट होता है वो कश्मीरी गोट का होता है। ओके, तो इट इज वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। ओके, तो इनके जो वूल से जो बनते हैं वो पश्मीना शॉल्स कहलाते हैं। इनके वूवन से जो शॉल्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पश्मीना शॉल्स। तो द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल. Llama and alpaca found in South America also yield wool. These are varieties of ships, okay, ships and goats. And next is correct picture of animals whose hair is used for wool. हम अभी पिक्चर्स देखते हैं। देखिए इसमें पिक्चर फिगर 3.3 में दिया है अंगोरा goat, goat and camel also, yak, okay, llama and alpaca, okay, इनकी हमें यूज में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइबर से वूल कैसे बनता है ये प्रोसेसिंग हम देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड। ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। अब फर्स्ट हम लर्न करते हैं कौन कौन सी होती है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स। रियरिंग और ब्रीडिंग मतलब इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ये मोस्टली कहाँ पे होती है इनकी ब्रीडिंग? ये होती है जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में एंड प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात में। तो यहाँ पे रियरिंग और ब्रीडिंग की जाती है शिप की। हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग, यू कैन सी शेपर्ड्स। शेपर्ड्स आपने ग्रुप देखा होगा, शेपर्ड्स का बहुत सारा ग्रुप होता है। ठीक है, तो sheep are herbivores and prefer grass and leaves. तो apart from grazing sheep, rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar and oil cakes material left after taking out of oil from seeds. तो and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain, dried fodder. ये सब इसके खाना फूड बताया गया है कि शिप ये फूड विंटर में लेता है और नॉर्मली सीजन में वो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, मतलब ये टोटली हर्बीवोर टाइप ऑफ एनिमल है। ओके, तो शिप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। तो हमने अभी नेम भी पढ़े कि कहाँ पे होता है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना, अनप्लेन एरियाज में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, तो the quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. तो certain breeds of ships have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity. तो ये वापस भी आ जाती है, जैसे हमारे बाल हम लोग काट लेते हैं तो वापस आ जाते हैं ना, वैसे इन लोगों के बाल भी वापस आ जाते हैं और वूल, और इनके ऐसे बहुत सारा वूल मिलता है लार्ज क्वांटिटीज में। तो देखिए हमने एक मिनट, हाँ, okay. As mentioned earlier,
These ships are selectively bred with one parent being a ship of good breed. So once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. जैसे हम लोग अपने पापा के देखा होगा, पापा बियर्ड बनाते हैं, अपनी शेप बनाते हैं, तो क्या उन्हें दर्द होता है? नहीं होता है ना, वापस आ जाते हैं 8वें दिन में। तो सेम वही प्रोसेसिंग होती है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? Okay, processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process. Knitting sweaters और weaving shawls, ये तो finished product हो गया, क्योंकि अब हमको उसको wear ही करना है only. Okay, तो कौन कौन सी steps होती है वो देखते हैं। Step 1. The fleece of the ship along with a thin layer of skin is removed from its body. पहले हम उसमें से thin layer जो skin है उसको हम remove कर देंगे body से। इस processing को क्या बोला जाता है? इस processing को बोला जाता है shearing. तो machines similarly to those used by barbers are used to shave off hair. वही machine use में ली जाती है जो barbers use में लेते हैं। Okay, usually hair are removed during the hot weather and this enables sheep to survive without their protective coat of hair. तो the hair provide woolen fibers. तो वो हमें जो हेयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन से फाइबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? वो हमें वूलन फाइबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। तो shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of sheep grow again just as your hair does. जैसे हम लोगों की हेयर्स वापस आ जाते हैं वैसे ही उन लोगों के हेयर्स भी वापस आ जाते हैं। अब हमें सब इंडियन ब्रीड्स जो शिप है, इंडियन शिप्स है, इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप की बता रखी है कि लोही नाम की जो ब्रीड होती है वो गुड क्वालिटी की वुल होती है। वो कहाँ कौन से स्टेट में पाई जाती है? वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुश एयर ब्राउन फ्लीस की होती है क्वालिटी। ये जनरली कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में। नली कारपेट वूल बनाने के लिए काम में आती है और ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों जगह पाई जाती है। बखावाल फॉर वुलन शॉल्स के लिए तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, वुलन शॉल्स हमें जम्मू एंड कश्मीर से ही मिलती है। मारवाड़ी कोर्स वूल ये हमें गुजरात से मिलती है एंड पाटनवाड़ी ऑल्सो स्टेट फाउंड फॉर गुजरात फॉर होजरी। इज दैट क्लियर माई पॉइंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट Step 2. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and सबसे पहले स्टेप 2 में क्या होता है? स्कोरिंग बोला जाता है, जिसे हम उसमें से जो भी गंदगी होती है, जो भी इसमें डस्ट होती है, हीट होती है, डर्ट होती है, जो भी ग्रीस वगैरह उसमें लगा होता है, हम उसको रिमूव करने के काम आती है। वो वॉश्ड करते हैं बड़े बड़े टैंक्स में। इस प्रोसेसिंग को क्या बोला जाता है? स्कोरिंग बोला जाता है। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। पहले हैंड से भी होता था लेकिन अब मशीन्स आ गई है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ उसमें होता है तो फिर मशीन से की जाती है। स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। ओके, द स्मॉल देखिए अब आफ्टर स्कोरिंग इज डन विथ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है? हम हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेज देते हैं और वहां पे डिफरेंट टेक्सचर्स में उसको सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे हम लोग इकट्ठी सब्जियां लेकर आते हैं या फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आते हैं, तो हम बनाना, टमाटो, एप्पल एंड गॉड एंड लेडी फिंगर, क्या हम उसको सबको एक साथ ही रख देते हैं? एक साथ नहीं रखते हैं ना, हम उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर देते हैं। तो सेम पोजीशन यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर दिया जाता है। स्टेप 4 में द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। So these are the same burrs which sometimes appear on your sweater. So the fibers are scored again and dried. So this is the wool ready to be drawn into fibers. Step 4 में क्या होता है? फ्लफी फाइबर्स होते हैं, उनके बर अकॉर्डिंगली उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में वो फाइबर्स बनके तैयार हो जाते हैं। तो स्टेप 5 में द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शेप और गॉट्स इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। स्टेप 6 में क्या होता है? देखिए ध्यान से, द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड
strained, combed and rolled into yarn. So the longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun woven into woolen cloths. अब देखिए हमें एक्टिविटीज के थ्रू भी बताया गया है। पहले तो शेयरिंग होती है। देखिए पहले क्या किया जाता है, पहले इसके हेयर को शिप से अलग किया जाता है। शिप के हेयर को अलग कर रहे हैं तो उसे इस प्रोसेसिंग को क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग बोल रहे हैं। फिर उसे साफ कर रहे हैं, उस प्रोसेसिंग को क्या बोला जा रहा है, स्कोरिंग बोला जा रहा है। देन उसके बाद में उसकी स्कोरिंग हो रही है बाय मशीन्स, स्कोरिंग हो रही है बाय मशीन्स। ओके देखिए देन उसके बाद में रोलिंग किया जा रहा है उसे यार्न बनाने के लिए। तो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। फर्स्ट shearing, second scoring, third sorting, fourth cleaning of birds, fourth dyeing, colored करते हैं अलग अलग वूल, अलग अलग टाइप की, रेड, ब्लैक, येलो, whatever you want color, and लास्ट इज रोलिंग। फिर उसका वूल का हम रोल कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली स्वेटर्स स्टिच किए जाते हैं। ओके ऑलराइट। Occupational hazard. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorter job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax. इनमें बैक्टीरियाज भी हो जाते हैं जिसकी वजह से बीमार भी हो जाते हैं, उस वजह से लॉस भी हो सकता है। तो which causes a fatal blood disease called sorter disease. Such risk faced by workers in any industry are called occupational hazards. जरूरी नहीं है कि इसी में होता है, हर कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें थोड़ी बहुत रिस्क तो होती ही है। ठीक है, तो सेम वूल इंडस्ट्री में भी ये रिस्क होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। ऑलराइट। अब भुजो वॉन्डरिंग कर रहा है कि व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। भुजो से बोल रहा है क्या पता है सिर्फ हेयर कट करवाता होगा तो इसे दर्द होता है, कैसे हर्ट होता है? नहीं, इसको हर्ट नहीं होता है। क्या हम अपना हेयर कट करते हैं तो हमें दर्द होता है? नहीं होता है ना, सेम वही प्रोसेसिंग होती है। तो भुजो इज वॉन्डरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज ए वूलन स्वेटर डज। अब कॉटन में हमें हल्के कपड़े चाहिए, गर्मी में हमें एकदम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, एकदम हल्के फुल्के कपड़े। वही हमें सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है इसलिए हम स्वेटर वियर करते हैं। सिंपल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। मैंने आपको बताया सिल्क जो है 6600 सिल्क वॉर्म्स को मारकर फिर 1 किलो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। तो आप सोच लीजिए कितने सिल्क वॉर्म को मारा जाता होगा, राइट। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रोसेसिंग। चलिए आइए। हाँ, अभी तक किसी ने भी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक तो कर ही दीजिए। ओके। Silk fibers are also from animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. Okay, so the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. क्या बोला जाता है? rearing of silkworms for obtaining silk, जो उसकी प्रोसेसिंग होती है उसे क्या बोला जाता है? sericulture. Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. तो उनकी सिल्क में देखिएगा कि किस टाइप का वो धागा जो ज्ञान होता है वो निकलता है। ओके, लाइफ हिस्ट्री क्या है सिल्क मॉथ की? द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स। फीमेल सिल्क मॉथ क्या देती है? एग्स देती है। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स और दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। जब वो हमारी अपनी सेकेंड स्टेज में चल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? फिर प्यूपा बोला जाता है। It first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of figure 8. So during these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. हम आगे बढ़ने से पहले हम इसकी प्रोसेसिंग को देखते हैं। देखिए किस टाइप से इसका लाइफ सर्कल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ है। पहले ये इस टाइप से, ये मेल है एंड ये फीमेल है, अडल्ट सिल्क मॉथ है। ठीक है, ये लोग क्या एग दे रहे हैं मलबरी लीव्स में। देखिए फिर सिल्क वॉर्म है, देन कोकून विद डेवलपिंग मोथ, इस टाइप से होता है। देखिए और फिर इनको उबाल दिया जाता है, इनको गर्म पानी में सीधा डाल दिया जाता है, जिंदा डाल दिया जाता है इन्हें। ऑलराइट, देखिए
Soon the caterpillar completely covers itself of silk fibers turn into pupa. This covering is known as cocoon. जब वो अपने अपने आप को completely cover कर लेते हैं silk fibers में, तो उस कवरिंग को क्या बोला जाता है? कोकून बोला जाता है. तो the further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Okay, so silk fibers are used for weaving silk cloth. So can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel. So the silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. So there is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. Okay, coarse, smooth, shiny. तो 10 टैसा सिल्क मूगा एंड सिल्क कौसा सिल्क, ये इस टाइप के सिल्क के टाइप्स हैं. ओके, ये हमें टेक्सचर्स जो फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे हमको अवेलेबल होते हैं. तो obtained from cocoons spun by different types of moths. So the most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, luscious and elastic and can be dyed in beautiful colors. Okay, so sericulture or culture of silkworm is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. लेकिन चाइना सबसे ज्यादा करता है. चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट. ओके, अब देखिए, in India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. So these are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. By their enterprises, they contribute to the national economic. तो चाइना लीड्स, मैंने अभी आपको बताया, चाइना लीड्स करता है वर्ल्ड में इन सिल्क प्रोडक्शन एंड इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ओके, ये फैक्ट हमें जानने बहुत जरूरी थे. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क. कोकून टू सिल्क बनाने में क्या प्रोसेसिंग होती है? फॉर obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. Rearing silkworms. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. So the eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. So the farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature, humidity. So the eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. देखिए लार्वा जो तो सॉफ्ट जो उसका जो कैटरपिलर होता है सॉफ्ट खाता रहता है मतलब बहुत ही मलबेरी ट्रीज की पत्तियों को. तो द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज. ओके, देखिए इस टाइप से होता है. फीमेल सिल्कवर्म मॉथ विथ एग्स, मलबेरी ट्री. अब लीफ ऑफ ये मलबेरी ट्री की लीफ होती है इस टाइप की. हेयर्स माय पेन. देखिए इस टाइप की इनकी लीफ होती है. ये मलबेरी ट्री है, ये फीमेल सिल्कवर्म है. एंड नेक्स्ट इज देन ये कोकून्स आ गए. ओके, देन हम लोग क्या बना रहे, पहले लार्वा होगा इसका कैटरपिलर का एंड सिल्कवर्म का फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स एंड देन कोकून्स आ गए. ऑलराइट, अब डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में. देखिए द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी, the exact time of silk is perhaps unknown. According to an old Chinese legend, the Empress Si Longqi was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. Why? So the Empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were very spinning, shiny cocoons around them. So accidentally a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads. जैसे उनकी उसमें गिरा ना चाय में तो एक थ्रेड उसने निकाल दिया. ओके, accidentally a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon. So silk industries began in China and was kept a closely guarded secret for 100 of years. उसने पहले तो सीक्रेट्स बताया ही नहीं, 100 of years तक उसे सीक्रेट ही रखा.
Later on, traders and travelers introduced silk to other countries, and the route they traveled is still called the Silk Route. Okay? देखिए चाइना आज भी बहुत बेकार है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते थे larvae kept in clean bamboo trays along with the freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stopped eating and moved to a tiny chamber of bamboo in the tray of to spin cookings. देखिए बहुत हर्ट होता है अगर हम किसी को मारते हैं, अगर हमें भी जरा सी चोट लगती है तो हमें कितना हर्ट होता है, तो सोचिए उसको तो कितना हर्ट होता है, उसे तो जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा सिल्क बनाने के लिए. तो chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. तो small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. तो the caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. प्रोसेसिंग क्या है सिल्क की हम ये समझ लेते हैं. देखिए आप पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स एंड द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. या तो सन के उधर रखते हैं या फिर सन नहीं तो फिर उसे बॉइल करते हैं, स्टीम किया जाता है, स्टीम देते हैं उन्हें. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. So reeling is done in a special machine which unwind the threads and or fibers of silk into the cocoon. उसको क्या करती है, वो रीलिंग होती है, वो स्पेशल मशीन से थ्रेड को और सिल्क और फाइबर को अलग अलग कर देती है. ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. ऑलराइट, तो पहली wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner. तो डिफरेंशिएट तो है. ओके, आई होप, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए. अगर मैं इस वीडियो को बनाने में कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में. मैं मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. सो मैं आगे की वीडियोस में और अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करके बनाऊंगी. सो थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए. ओके, थैंक यू.